डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है।
और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कुदरत ने इंसान को अलग अलग रंग रूप, चेहरा मोहरा और कदकाठी दी है और उस पर समाज ने इन चीजों को लेकर सुंदरता के मानक भी तय कर रखे हैं। रंग गोरा है, कद लंबा है, बाल अच्छे हैं तो इंसान सुंदर है। अभिषेक भी ऐसी खोखली मान्यताओं को मानता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी गीता की जगह ऑफिस में काम करने वाली रमा को चाहने लगा था। रमा खुले विचारों की होने के साथ खूबसूरत और गोरी भी थी। चाय। गीता, देख रहे हो ना, हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। चाय रखो और जाओ यहाँ से। गीता किचन के पास जाकर पलटकर देखती है तो रमा ने अभिषेक की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपना सर उसके कंधे पर रखा था। गीता ये देखकर उदास सी किचन में चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। मेरे सामने मेरा ही पति किसी और औरत के साथ। काश मैं गोरी और नए विचारों वाली होती। फिर अचानक गीता कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछती है। अभिषेक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी गीता कमरे में आती है और उसके हाथ में पानी भरा जग होता है, जिसे वो साइड टेबल पर रख देती है और झिझकती हुई अभिषेक से कहती है, सुनिए, आप रमा जी से मिलना छोड़ दो। जो लड़की शादीशुदा मर्द के साथ उसकी पत्नी के सामने हाथ में हाथ डालकर बैठे, वो लड़की सही नहीं होती। अभिषेक ये सब सुनते ही गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रमा जैसी लड़की पसंद है तो मैं बनकर दिखाऊंगी आपको वैसे ही कपड़े पहनूंगी। अरे पहले शक्ल तो सुधार लो अपनी, तब करना रमा की बराबरी। एक तो काली, ऊपर से चश्मा। पापा ने जबरदस्ती नहीं की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अभिषेक गुस्से में कहता हुआ लाइट बंद करता है और मुंह फेर कर सो जाता है। बाहर से आती हुई चांदनी रोशनी में गीता के एक्सप्रेशन दिखते हैं। वो टूट सी जाती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। थकी हारी उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं। गीता अभिषेक की अपमान भरी बातों को सहती हुई लगातार उसके घर को संवारने की कोशिश करती है। वो लगातार उसके रंग की वजह से उसे इग्नोर करता जा रहा था। गीता किचन से बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अभिषेक बाहर जाता दिखाई देता है। वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गीता सहम सी जाती है। गीता डाइनिंग टेबल पर बैठी रो रही होती है।
तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। गीता अपना मोबाइल उठाती है, अपने आंसू पोंछती है और मैसेज पर क्लिक करती है। अगर आप परेशान हैं, दुखी है तो दी गई वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अपनी सभी परेशानी हल है। बोलता आईना, कीमत 21,000। ये साइट तो बहुत अजीब है। क्या करूं? खरीद लूं ये आईना? अगर ये सब झूठ हुआ तो? जो सच सामने है उससे तो बुरा नहीं है ये। आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। अपने दुखों से दूर होने की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुकी हैं। बधाई। गीता जिस दुख को जी रही थी उसे दूर करने आ रहा था बोलता आईना, एक ऐसा आईना जो खून मांगता है। लगता है किसी ने मजाक किया है। बोलता आईना, ये मंगवाया था। ये तो पूरा काला है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे काला देखकर परेशान मत होना और बोलता देख घबराना मत। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। तुम मुझे बस अपना खून पिला दो। आईने की मांग को सुनकर गीता सोच में पड़ गई, लेकिन मजबूर गीता तो अपनी मुश्किलों का हल खोजने निकली थी। रुकती कैसे? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे सुंदर बना दो। जैसा तुम कहो, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गोरा करूंगा। गोरा होने के लिए गीता रोजाना आईने को अपना खून चढ़ाते हुए गोरी होती जा रही थी। एक दिन जब रमा उसके घर आई तो वो गीता को बिना चश्मे और उसके साफ होते रंग को देखकर हैरान रह गई। क्या बात है गीता, तुम बिना चश्मे में सब देख पा रही हो। और तुम्हारा रंग भी साफ होता जा रहा है। वाह, क्या कोई तंत्र वंत्र कर रही हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ। हाँ, उसका ही असर है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी फॉर्मूला बता देती हूँ। रंग साफ करने की जरूरत ना कालों को होती है, गोरों को नहीं। इसके मुंह मत लगो रमा, वरना दिन खराब हो जाएगा। और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े हमारी बातें ही सुनती रहोगी या चाय भी दोगी हमको? चाय बन चुकी है, लाती हूँ। बहुत चिंता है तुम्हें मेरे मूड की। प्यार किया है, मजाक नहीं। हम कब तक ऐसे छुपकर प्यार करेंगे अभिषेक? कुछ करो ना प्लीज। दूर करो इस घटिया औरत को अपनी लाइफ से। मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते। चिंता मत करो रमा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। नीचता की भी हद होती है रमा। जब से शादी हुई है तब से तुम दोनों की हरकतें झेल रही हूँ, लेकिन अब दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम दोनों जैसे कमीनों को भयानक सी सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बोलते आईने, मेरी परेशानी और दुख की जड़ ये दोनों हैं। खत्म कर दे इन्हें। जैसा तुम कहो। ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये कुछ तो गड़बड़ है। भागो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज मैं आजाद हो गई मैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हद पार करके आपको जान से ही मार दे। जय, बाइक रोको।
क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। आ, क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा, ओके। आप लोग जीते, मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी। रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ।
श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है? तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ! बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है।